हेलो दोस्तों, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं डे 11 घटना सार जो अर्धवार्षिकी है करंट अफेयर्स। तो उसका डे 11 है। ये 180 दिन 90 दिनों की जो मैं सीरीज चला रहा हूँ आर ओ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए मेनली। तो उसी के लिए ये डे 11 है उसका। और हम लोग इसमें आज डे 11 के अंतर्गत हम लोग इसके जो अंतर्राष्ट्रीय अर्धवार्षिकी कर रहे थे, पेज नंबर 70 पे थे, तो वहाँ से हम लोग कवर करेंगे। कम से कम 6-7 पेज कोशिश करेंगे कवर करने की। और इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी वहाँ पे डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पे। आप मेरे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके ले सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली का करंट अफेयर्स या पेपर्स और भी बहुत सी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे आर ओ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रख के जो भी उपयोगी चीज़ें हैं मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पे आपको देने का प्रयास करूँ। और उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में है, आप जाके जुड़ सकते हैं वहाँ पे। और बाकी आज हम शुरू करते हैं डे 11 घटनासार करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी का। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोगों का हो गया था। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद नए अस्थायी सदस्य बने हैं, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नए अस्थायी सदस्य बने हैं, जो कुल सदस्य देश जो है 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य देश होते हैं स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। जो स्थायी सदस्य देश हैं जिनको वीटो पावर मिला हुआ है, जिनका नाम हम लोग जैसे उसमें कौन कौन से देश हैं, तो पहला यूएसए है, रूस है, चीन है और तुम्हारा फ्रांस है और यूके है। तो ये 5 देश उसमें शामिल हैं। और उसमें कुछ अस्थायी सदस्य शामिल किए जाते हैं। हर 2 वर्ष पे उनको 10 सदस्यों को अस्थायी रूप से सदस्यता दी जाती है, जो 15 सदस्य मिलकर यूएनएससी का संचालन करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, इसमें कौन कौन से सदस्य जोड़े गए हैं। 6 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुरक्षा परिषद की 2 वर्ष की सदस्यता हेतु अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना, स्लोवानिया को चुना गया है। ठीक है, ये 5 देश चुने गए हैं। और 2 वर्ष के लिए परिषद के निर्वाचित नए अस्थायी सदस्य 1 जनवरी 2024 को सदस्यता ग्रहण करेंगे और इनकी सदस्यता 2026 तक 31 दिसंबर 2025 तक ये सदस्य रहेंगे। नए चुने गए सदस्यों में अल्जीरिया, सिएरा लियोन को अफ्रीकी क्षेत्र से है, दक्षिण कोरिया एशिया प्रशांत क्षेत्र से है, गुयाना लैटिन अमेरिका से है, व कैरेबियाई क्षेत्र से, जहाँ निर्विरोध ही सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है। वही पूर्वी यूरोप क्षेत्र की 1 सीट के लिए स्लोवानिया ने बेलारूस को 153 और 38 मतों के अंतर से पराजित किया। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में यह 5 देश अल्बानिया, ब्राज़ील, गौबान, घाना व संयुक्त अरब अमीरात का स्थान लेंगे। जो इनके ये सदस्य जो आएंगे वो अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबॉन, घाना व संयुक्त अरब अमीरात का स्थान लेंगे। 1 जनवरी 2022 से सुरक्षा परिषद के सदस्य बनाए गए थे ये लोग, तथा परिषद में इनका 2 वर्ष कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो जाएगा। आगामी वर्ष 2024 के दौरान नए चुने हुए उपयुक्त 5 देशों के अतिरिक्त 15 सदस्य सुरक्षा परिषद में 5 अन्य अस्थायी सदस्य जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड होंगे। इसके अलावा जो 2024 के दौरान कुछ और जो 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, उसके कुछ अन्य अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें जापान भी शामिल है, इक्वाडोर भी है, माल्टा भी है, मोजाम्बिक है, स्विट्जरलैंड है। यह 5 देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जून 2022 में निर्वाचित हुए थे तथा परिषद में उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू हुआ और यह 31 दिसंबर 2024 तक सुरक्षा परिषद सदस्य रहेंगे। ठीक है, हर साल इसमें 5 सदस्य जुड़ते हैं। 5 साल, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल होता है। ये 2023 में इनका ख़त्म होगा, उनका 2024 में इन लोगों का ख़त्म होगा। ठीक है, तो 2024-2025 के लिए दूसरे सदस्य चुने जाएंगे नेक्स्ट ईयर, वो 5 होंगे।
2024-25 के लिए जो नए चुने गए 5 सदस्य पहले भी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य रह चुके हैं। अल्जीरिया 3 बार रह चुका है, गुयाना दक्षिण कोरिया 2-2 बार रह चुके हैं, सियरा लियोन या स्लोवानिया 1-1 बार यह अवसर पहले भी मिल चुका है। सुरक्षा परिषद 2 वर्ष का अस्थायी सदस्यता हेतु चयन आम सभा में 2/3 मत प्राप्त करना आवश्यक है, भले ही संबंधित देश को अपने क्षेत्र में निर्विरोध चुनाव हो रहा हो। अगर आप वहाँ से अपने क्षेत्र से निर्विरोध चुन के आ रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको यूएन की सभा में 2/3 बहुमत प्राप्त करना आवश्यक, तभी आप उसके सदस्य बन सकते हैं। 6 महासभा की जो संपन्न चुनाव में गुयाना को जहाँ 191 मत प्राप्त हुए, सियरा लियोन को 188, अल्जीरिया को 184, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करंट पे आते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 जो जारी हुआ, ये जारी किया है IMD ने जारी किया है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, जो स्विट्ज़रलैंड में है। IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ने जारी किया है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। यह 64 देशों के लिए है ना। सूचकांक में डेनमार्क ने टॉप किया है और वेनेजुएला की रैंकिंग सबसे नीचे 64वीं आई है प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में। भारत की रैंकिंग क्या है? 40 है भाई, ठीक है। भारत को जो है 3 स्थानों को नुकसान हुआ, इससे पहले 37 रैंक थी भारत की। इस साल कौन सी रैंक है? 40 है। इसकी मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूँ, वहाँ से आप इसकी PDF को ले लीजिएगा, ठीक। 40 रैंक है। पिछले वर्ष 63 देशों जो रैंकिंग जारी की गई थी, भारत का 37वां स्थान था वहाँ पे। इस बार 64 देश हैं, उसमें भारत की 40वीं रैंकिंग है। लास्ट रैंकिंग हमने देखा वेनेजुएला की है, फर्स्ट रैंकिंग तुम्हारी डेनमार्क की है। IMD की 2023 की इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान डेनमार्क का है, पिछले वर्ष भी यही था। इस सूचकांक का उसका स्कोर जो है 100 है। दूसरे स्थान पर आयरलैंड है, तीसरे पर स्विट्ज़रलैंड है, फिर सिंगापुर है, नीदरलैंड है। एशिया में टॉप पे सिंगापुर है। नवीनतम रिपोर्ट में ताइवान व हांगकांग क्रमशः 6ठे और 7वें स्थान पर है। अमेरिका इस रैंकिंग में 9वें स्थान पर है, पिछले वर्ष या 10वां स्थान था उसका, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबकी नहीं देखेंगे, कुछ प्रमुख देशों की देखेंगे। सबसे नीचे वेनेजुएला है, 26 स्कोर है इसका। भारत की जहाँ देखेंगे 64.63 स्कोर है इसका। चीन की रैंक 21 है, भारत की 40 है, ठीक है। जापान की 35 है, UK की 29 है, जर्मनी की 22। विश्व दासता सूचकांक 2023 वाक फ्री फाउंडेशन जारी करता है वैश्विक दासता सूचकांक 2023। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 जारी किया गया, ठीक है। वैश्विक स्तर पर जो आधुनिक दासता का जो बढ़ता प्रचलन है, उसके कारण वाक फ्री फाउंडेशन ने वैश्विक दासता सूचकांक जारी किया है। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार अनुमानित 50 मिलियन लोग वर्ष 2021 में किसी भी दिन आधुनिक गुलामी के शिकार थे। 50 मिलियन लोग वर्ष 2021 में किसी भी दिन मतलब आधुनिक गुलामी के शिकार थे, जिसमें पिछले 5 वर्षों में 25% की व्यापक तेजी देखी गई। 50 मिलियन प्रभावित लोगों में 28 मिलियन बलात्श्रम से पीड़ित हैं, जबकि 22 मिलियन लोगों ने जबरन विवाह का सामना किया है तथा इसमें 1.2 करोड़ बच्चे हैं। वर्ष 2016 के बाद इस संख्या में 10 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई है। इस संख्या में 10 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई है। यह रिपोर्ट G20 देशों की भूमिका पर प्रकाश डालती है, जिन्होंने अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से इस संकट को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया, तुर्की और अमेरिका उन शीर्ष 20 देशों में शामिल हैं जहां पर अत्यधिक संख्या में बंधुआ मजदूर हैं, ठीक है। वैश्विक दासता सूचकांक प्रति 1000 लोगों पर आधुनिक दासता के अनुसार प्रसार के आधार पर 160 देशों की रैंकिंग करता है। सूचकांक में दासता का अत्यधिक प्रसार करने वाला देश जो है शीर्ष पर उत्तर कोरिया है, वहीं सबसे कम जो है दासता प्रचलन जो है स्विट्ज़रलैंड में। एशिया प्रशांत के लोगों की संख्या सर्वाधिक है,
एशिया प्रशांत के लोगों की संख्या आधुनिक दास्तान में सर्वाधिक है। भारत में 11 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी में हैं। भारत G20 देशों में शीर्ष पर है आधुनिक गुलामी में। भारत में आधुनिक गुलामी व्यापकता 8 है। प्रतिवर्ष 1,000 लोगों में आधुनिक गुलामी 1,000 लोगों में 8 लोग आधुनिक गुलामी से जो है प्रभावित हैं। और ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, परमाणु हथियारों पर सिपरी रिपोर्ट 2023। तो सिपरी की रिपोर्ट जो जारी की गई है, ये सिपरी ने जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में पिछले 1 वर्षों में परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ी है। इस समय पूरे विश्व भर में करीब 12,500 परमाणु हथियार हैं। इनमें सबसे ज़्यादा भंडार चीन के पास है परमाणु हथियार का। जनवरी 2022 में चीन के पास 350 परमाणु हथियार थे, जो जनवरी 2023 में बढ़कर 410 हो गए हैं। सिपरी ईयर बुक 2023 रिपोर्ट के अनुसार इस दशक के अंत तक चीन द्वारा अमेरिका और रूस की कई तरह की महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने की संभावना है। वर्ष 2022 में परमाणु शक्ति संपन्न सभी 9 देश अपने परमाणु आयुध भंडार को शक्तिशाली और आधुनिक बनाने में जुटे रहे, जिनमें पाकिस्तान भी है। ये देश अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इजराइल है। रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर पारदर्शिता में कमी आई है। रूस और यूएसए के पास सभी परमाणु हथियारों की लगभग 90% हिस्सा है। वर्तमान में रूस के पास सर्वाधिक परमाणु शस्त्रागार हैं। दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर चीन है। भारत के परमाणु शस्त्रागार का भी विस्तार हुआ है, जो 2022 में 160 वारहेड से बढ़कर वर्ष 2023 में 164 वारहेड हो गया। इस अवधि में पाकिस्तान परमाणु भंडार 165 से 170 हो गया। कम्युनिटी स्प्रिट इंडेक्स 2023 जून 2023 में सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 विभिन्न देशों में के 53 शहरों को इस आधार पर रैंक दिया गया है कि उनके निवासी कितना मिलनसार और अमित्र हैं। कम्युनिटी स्प्रिट इंडेक्स, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए 6 मैट्रिक्स पर विचार किया गया है। मैट्रिक्स पर टोरंटो और सिडनी को सूचकांक में विश्व के शीर्ष मैत्रीपूर्ण देशों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। दोनों का स्कोर 10 में से 7.97 और प्रभावशाली समग्र मैत्रीपूर्ण स्कोर दिया गया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुंबई विश्व के सबसे अमित्र शहरों में से हैं। नई दिल्ली और मुंबई, न्यूयॉर्क, डबलिन, मॉन्ट्रियल और मैनचेस्टर भी विश्व के शीर्ष मैत्रीपूर्ण देशों में शामिल हैं। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई के प्रेपली द्वारा विश्व के दूसरे सबसे अमित्र शहर का स्थान दिया गया है। मुंबई 3.19% मैत्रीपूर्ण कर्मचारी हैं, जबकि दिल्ली में 3.27%। मुंबई को खुशी के लिए 3.78 अंक और दिल्ली को 4.01 अंक मिले हैं। यह सूचकांक विभिन्न कारकों पर विचार करता है, जैसे निवासियों की दूसरे की मदद करने की इच्छा, सामुदायिक गतिविधियों में संलग्नता, पड़ोसीपन और सामुदायिक गौरव की भावना की समग्र भावना। विश्व के 10 सबसे फ्रेंडली शहर इस प्रकार हैं। अगर देखा जाए तो टोरंटो है, सिडनी है, एडनबरा है, मैनचेस्टर है, न्यूयॉर्क है, मॉन्ट्रियल है, मेलबर्न है, सैन फ्रांसिस्को है, डबलिन है, कोपेनहेगन है। दुनिया के सबसे अमित्र देशों में घाना शीर्ष पर है। सबसे मित्रवर स्कोर 10 में से केवल 3.12 है। वहीं दूसरे स्थान पर मोरक्को का स्कोर 3.69 है। इसके बाद मुंबई, कुआलालंपुर, रियो डी जेनेरियो, दिल्ली का स्थान है। टॉप पे घाना है 53वें रैंक पे, मुंबई 51 पे है। G7 का 49वां शिखर सम्मेलन जापान में हुआ, की मेजबानी हिरोशिमा में हुई। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने की। 49वां शिखर सम्मेलन था, संस्करण 49वां था G7 का। G7 के सभी शासन प्रमुख में कनाडा के प्रधानमंत्री जितने लोग थे। इसके अलावा विशेष आमंत्रित देश जो G7 देश हैं, पहले कनाडा, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से, फिर यूरोप से तुम्हारा
जर्मनी, इटली और फ्रांस और यूके और एशिया से जापान, तो 7 देश हैं G7 में। विशेष आमंत्रित देशों में भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज एनसिलियो लूला डी सिल्वा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, कोमरोस के राष्ट्रपति अजाली आसुमनी, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूक सुक योल, वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सम्मेलन में हिस्से लिया। 3 दिन तक चले इस शिखर सम्मेलन में चर्चा विभिन्न मुद्दों में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा सर्वाधिक चर्चा में रहा। पारस्परिक सहयोग संवर्धन के साथ साथ विकासशील व उभरती हुए अर्थव्यवस्थाओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग एवं संबंधों में सुदृढ़ता लाने पर विशेष बल बातचीत में दिया गया। इस संदर्भ में G20 के साथ खाद्य, स्वास्थ्य एवं विकास से संबंधित मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिए चर्चा सम्मेलन में हुई। रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में G7 सदस्य देशों ने यूक्रेन के विरुद्ध रूस के अवैध, अनुचित व अकारण युद्ध के खिलाफ एक साथ खड़े होने की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया। सम्मेलन के समापन पर जारी संयुक्त वक्तव्य में स्पष्ट कहा गया कि समूह के सातों देश के नेता रूस के अवैध आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए ठोस कदम उठाएंगे। जापान में क्वाड शिखर सम्मेलन। जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन से अलग 4 सदस्यीय क्वाड की शिखर बैठक का आयोजन किया गया। 4 देश भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया की संगठन की यह 5वीं शिखर बैठक थी। ठीक है, इस समूह की पहली बैठक 2021 के वर्चुअल तरीके से संपन्न हुई, जबकि अमेरिका के वाशिंगटन में संपन्न हुई थी। में चारों देशों के शासन और प्रमुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। तीसरी शिखर बैठक जो है टोक्यो, जापान में संपन्न हुई और व्यक्तिगत उपस्थिति वाली क्वाड की तीसरी बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी व मेजबान जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के अतिरिक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज ने हिस्सा लिया। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब एक और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था दबाव में है, दूसरी ओर हिंद महाप्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों ने लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती दी हुई है। क्वाड सम्मेलन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्वाड की सफलता केवल हिंद महाप्रशांत क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की सहनीयता व समृद्धि में वृद्धि के लिए विभिन्न पहलों की घोषणा क्वाड नेताओं ने इस सम्मेलन में की। क्वाड इन्वेस्टर नेटवर्क लॉन्च करने, क्षेत्र में केबल कनेक्टिविटी में साझेदारी, ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पहल और क्वाड अवसंरचना फेलोशिप कार्यक्रम आदि में शामिल हैं। इनमें संबंधित 5 अलग अलग घोषणा पत्र सम्मेलन में जारी किए गए। सम्मेलन के समापन पर जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि क्वाड नेता हिंद प्रशांत क्षेत्र को शांतिपूर्ण, स्थिर व संपन्न बनाने के लिए को लेकर स्पष्ट हैं। इसके लिए क्वाड इस क्षेत्र के सभी छोटे बड़े देशों के साथ काम करने को तैयार है। क्वाड का आगामी शिखर सम्मेलन भारत में कराने की पेशकश प्रधानमंत्री मोदी ने की, जिसको स्वीकार कर लिया गया। मतलब नेक्स्ट सम्मेलन भारत में होगा क्वाड का। पपुआ न्यू गिनी में भारत की अध्यक्षता में हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच का तीसरा शिखर सम्मेलन। 3 दिनों के जापान प्रवास के पश्चात प्रधानमंत्री पपुआ न्यू गिनी पहुंचे, जहां राजधानी पोर्ट मोरोस्बी में उनका भव्य स्वागत किया गया। तमाम परंपराओं को तोड़कर मेजबान प्रधानमंत्री जेम्स मेरापे ने सूर्यास्त के पश्चात हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया। इनके पैर छूकर उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर वहाँ के राष्ट्रपति जेम्स मरापे ने अगवानी की। हिंद प्रशांत क्षेत्र के इस द्वीपीय राष्ट्र में श्री मोदी का मुख्य कार्यकारी राजधानी पोर्ट मोरोस्बी में हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कोऑपरेशन फिपिक की तीसरी शिखर बैठक की मेजबानी करने का था। हिंद प्रशांत के 14 द्वीपीय राष्ट्र इस समूह में शामिल हैं। यह देश हैं पपुआ न्यू गिनी, फिजी, टोंगा, तुवालू, किरिबती, समोआ, वनुआतु, नियू, माइक्रोनेशिया, मार्शल द्वीप समूह, कुकू द्वीप समूह, पलाऊ, नारू, सोलोमन द्वीप समूह। सदस्य देशों की बैठक को संबोधित करते हुए इन द्वीपीय देशों के विकास हेतु अनेक घोषणाएं प्रधानमंत्री मोदी ने की। सभी 14 पैसिफिक द्वीपीय राष्ट्रों में डायलिसिस यूनिट लगाने में मदद करने, इन सभी देशों को समुद्री एम्बुलेंस प्रदान करने, जयपुर
जयपुर फूड कैंप लगाने, रियायती मूल्य पर जरूरी दवाई उपलब्ध कराना, पीने के पानी की समस्या को दूर करने में मदद करना, योग केंद्र स्थापित करने में आदि की घोषणाएं इनमें शामिल हैं। इस अवसर पर पोर्ट मोरास्बी में पपुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब डाडे ने श्री मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रांड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहो से सम्मानित किया। इस समय फिजी का सर्वोच्च सम्मान भी फिजी के प्रधानमंत्री स्वातुनी राबिका ने उन्हें प्रदान किया। ठीक है, मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रांड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहो जो है फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला। अभी हमने लोगों ने देखा कि मिस्र का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला, फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला। इसके अलावा सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान जो है हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी उनको मिला। मालदीव को भारत ने गश्ती जहाज एवं लैंडिंग आक्रमण जहाज सौंपा। तो यहाँ पे देखते हैं मालदीव को भारत ने गश्ती जहाज एवं लैंडिंग आक्रमण जहाज सौंपा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी मालदीव यात्रा के दौरान भारत में निर्मित 2 युद्धपोत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल को सौंपे हैं। इनमें तीव्र गश्ती पोस्त, फास्ट पेट्रोल वेसल व एक अन्य लैंडिंग क्राफ्ट आक्रमण पोत है। ठीक है, फास्ट पेट्रोल वेसल उच्च गति से तटीय व अपतटीय निगरानी में सक्षम है तथा इसे MNFDF कोस्ट गार्ड शिप हुरावी नाम से कमीशन किया गया है। इसके लिए एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया, वहाँ 2 मई को यह किया गया। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह व रक्षा मंत्री सुश्री मारिया अहमद दीदी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत हाल के वर्षों में एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि न केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बल्कि निर्यात के लिए भी विश्व स्तरीय उपकरणों का उत्पादन भारत में अब कर रहा है। मालदीव के साथ भारत के मजबूत रक्षा सहयोग पर टिप्पणी करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे आपसी संबंध पड़ोसी प्रथम, नेबरहुड फर्स्ट व सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन अर्थात सभी क्षेत्रों के लिए सुरक्षा और विकास पर आधारित है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया है, जिसे जारी किया जाता है NGO है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो कि फ्रांस का है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। प्रत्येक वर्ष ये जारी किया जाता है। 180 देश इसमें शामिल किए गए, जिसमें नॉर्वे टॉप पे है, नॉर्वे की रैंक की एक है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा ये जारी किया जाता है। फ्रांस की जो NGO है और ये प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है और 3 मई को जारी किया गया। इसी दिन प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इस तरह में कई क्वेश्चन तैयार होते जाते हैं अगर इसको हम पढ़ते हैं। घटना इज द बेस्ट फॉर UPPCS प्रीलिम्स एंड RO के लिए। इससे बेटर मैगजीन आपको नहीं मिलेगी। यही आपका करंट अफेयर्स की UPPCS का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे RO का हो चाहे प्रीलिम्स हो सिविल सर्विसेज का, सबके लिए इज़ द मोस्ट ट्रस्टफुल मटेरियल अगर करंट अफेयर्स का है तो वो घटना सार है। ठीक है, सबसे अगर हमने देखा यहाँ पे कि टॉप पे अगर नॉर्वे है प्रेस फ्रीडम में, तो सबसे निचले स्थान पे 180वें स्थान पे हमको उत्तर कोरिया नज़र आता है। 180 स्थान पे उत्तर कोरिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत 161वीं रैंक प्रदान की गई। 161वें नंबर पे भारत है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में। भारत के लिए सूचकांक 36.62 आकलित किया गया। ठीक है, भारत में 36.62 है स्कोर जो भारत ने किया। इस जो प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत में अति गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। इस सूचकांक भारत की स्थिति में गिरावट का ही सिलसिला बना हुआ है। लगातार भारत गिर ही रहा है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। पिछले वर्ष 180 देशों में 150वां स्थान था, जबकि 2021 में 142 नंबर पे था। 22 में 150 पे आया और 23 में 161 पे आ गया। भारत के पड़ोसी देश केवल नेपाल, भूटान, श्रीलंका के लिए यह सूचकांक 40 से अधिक है तथा सभी पड़ोसी देशों में यह सूचकांक 40 से कम है, जो प्रेस की अति गंभीर स्थिति प्रदर्शित करता है। सब जितने भी इधर दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं सबकी यही कंडीशन है, सिर्फ नेपाल, भूटान और श्रीलंका छोड़ के।
सूचकांक भारत की इस वर्ष की चिंताजनक स्थिति है का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि 180 देशों की रैंकिंग में नेपाल 95वां स्थान है, 95। श्रीलंका 135 नंबर पे। पाकिस्तान की रैंकिंग सुधरी है, भारत से बेटर है, 150। अफगानिस्तान 152। अफगानिस्तान भी भारत से बेटर है, वहाँ का प्रेस बहुत बुरी कंडीशन है भारत की यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नेपाल जहाँ 95वें स्थान पर है सबसे बेटर, श्रीलंका 135, पाकिस्तान 150, अफगानिस्तान से भी भारत की खराब रैंकिंग है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कितनी कंडीशन खराब है प्रेस फ्रीडम में। जैसा पड़ोसी देशों में भी प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति भारत से बेहतर इस रिपोर्ट में बताई गई है। केवल बांग्लादेश जो 163वें स्थान पे है, म्यांमार 173 पे है, चीन 179 पे है, 180 पे उसका भाई छोटा उत्तर कोरिया है चीन का, वो है 180 पे। फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामले में चीन से खराब केवल एकमात्र देश उत्तर कोरिया ही है। सूचकांक में 180 देशों में नॉर्वे टॉप पे है, इसके पश्चात आयरलैंड, डेनमार्क और स्वीडन है। नॉर्वे के लगातार 7 वर्षों की इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, लगातार 7वें वर्ष इस पर शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्वे इधर टॉप कर रहा है लगातार। आइसलैंड हम देख लें, पीस में लगातार टॉप कर रहा है। इसके पश्चात फिनलैंड है, नीदरलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया के स्थान है। अन्य प्रमुख देशों में जर्मनी 21वें नंबर पर, ब्रिटेन 26 नंबर पर है, फ्रांस 24वें नंबर पर है, अमेरिका 45 पे है, जापान 68 पे। नॉर्वे का स्कोर 95.16 है। भारत का हम लोगों ने देखा था 36.62 है, 36.62। चलिए, और अगर कुछ और देशों की बात, उत्तर कोरिया की बात करें तो 180 स्थान पर है, उसका स्कोर 21.72 है। चीन का स्कोर 22.97 है, 22.97 है चीन का स्कोर, इसकी रैंकिंग 179 है। वियतनाम पास में है चीन के, उसका भी वो 178 स्थान पर है। ईरान भी चीन के पास में है, उसका 170 है, और फिर तुर्कमेनिस्तान भी। ठीक है, यहाँ पे भारत के आसपास की रैंकिंग देखेंगे। यहाँ पे देखिए किस देश के लिए 0 से 100 के बीच इसका मान होता है। ठीक है, इस सूचकांक में 85 से अधिक अगर है अंक तो अच्छी स्थिति है, 70 से 85 प्रेस का संतोषजनक स्थिति है, 55 से 70 प्रेस की जो है साम्यातक प्रॉब्लमेटिक स्थिति है, 40 से 55 के बीच प्रेस जो है डिफ़िकल्ट है, प्रेस की कठिन स्थिति है, और 40 से अगर कम है तो प्रेस की अति गंभीर स्थिति है। ठीक है, विश्व प्रेस सूचकांक 2023 में 180 देश लिए गए। ठीक है, फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है। तो चलिए हम इसको जो है कल कवर करेंगे, और आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोगों का इसमें इतने भी पेजेस बचे हैं, इसको जल्दी ही कवर करेंगे। चलिए आज इसको और कवर कर लेते हैं थोड़ा सा। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। फिनलैंड 4 अप्रैल 2023 को दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा गठबंधन नाटो, जिसे बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है, उसका 31वां सदस्य देश बना है। इसे रूस के लिए झटका एक माना जा रहा है। यूक्रेन हमले के बाद फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। हालांकि तुर्की की आपत्ति के कारण स्वीडन की सदस्यता अभी पूरी नहीं हुई है। फिनलैंड की सदस्यता यूरोप की सुरक्षा परिषद परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ से अपनी हार के बाद इस देश ने तटस्थता अपनाई थी, लेकिन इसके नेताओं ने यूक्रेन पर हुए रूसी हमले के बाद संकेत दिए थे कि वे नाटो गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। फिनलैंड की सदस्यता तब आधिकारिक हो गई जब इसके विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को प्रक्रिया को पूरा करने का दस्तावेज सौंपा, जिसके बाद फिनलैंड नाटो का नया सदस्य बन गया। नाटो की सदस्यता से संबंधित दस्तावेज अमेरिकी विदेशी विभाग के पास रहते हैं। नाटो 4 अप्रैल 2023 को 74वीं वर्षगांठ थी और 1949 को एक संगठन की स्थापना के लिए वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर हुए थे।
अपनी वर्षगांठ के दिन ही फिनलैंड को शामिल करके नाटो ने ऐतिहासिक कदम उठाया। फिनलैंड की गठबंधन में शामिल होने वाले आग्रह को मंजूरी देने वाले तुर्की नाटो का अंतिम देश था। स्वीडन पे अभी तुर्की अटका हुआ है, ठीक है। स्वीडन ने भी नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसकी गठबंधन में शामिल होने में कुछ वक्त लग सकता है। टाइम 100 में सूची में अभिनेता शाहरुख शीर्ष पर, ठीक है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने अप्रैल 2023 में जारी टाइम मैगजीन के 2023 के टाइम्स 100 पोल में पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर उन ईरानी महिलाओं का ग्रुप है जिन्होंने हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन किया था। मैगजीन के तीसरे नंबर पर दुनिया भर के कोविड हेल्थ वर्कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन चौथे, जबकि फुटबॉलर लियोनेल मेसी 5वें स्थान पर। टाइम मैगजीन के अनुसार सर्वे ने दुनिया भर में के 12 लाख लोगों ने हिस्सा लेकर वोट दिया। शाहरुख को इस पोल में 4% वोट मिले। दूसरे नंबर पर बुर्के का विरोध करने वाली ईरानी महिलाओं को 3% वोट मिले। ईरानी महिलाओं को मैगजीन 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला है। इसके बाद 2% मतों के साथ तीसरे स्थान पर स्वास्थ्यकर्मी थे। 2020 में कोरोना महामारी के अग्रिम पंक्ति में थे। जो चौथे नंबर पर प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल थे, जिन्हें 1.9% वोट मिले। इस साल हैरी अपनी बायोग्राफी को लेकर सुर्खियों में रहे। वहीं मेगन ने आर्कीटाइप्स नाम के पॉडकास्ट को होस्ट किया। सूची में अर्जेंटीना को 2022 में फुटबॉल विश्व कप जिताने वाले लियोनेल मेसी 1.8% वोट के साथ 5वें स्थान पर है। सूची में शामिल अन्य लोगों में ऑस्कर विजेता मिशेल यो, पूर्व टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा भी शामिल थे, ठीक है। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी FM हाइड्रा, ये जो है ये हम लोग कौन से पेज पे हैं, हाँ तो इसको देखते हैं। नॉर्वेजियन कंपनी जो दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी FM हाइड्रा, नॉर्वेजियन कंपनी नॉरलैंड ने तरल हाइड्रोजन द्वारा संचालित दुनिया की पहली MF हाइड्रा ने हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, ठीक है। यह फेरी बैटरी और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल दोनों का उपयोग करती है। जनवरी 2023 की शुरुआत में हेजलमे लैंड घाट में इसका प्रारंभिक परीक्षण किया गया। नॉर्वेजियन समुद्री प्राधिकरण ने नौका के संचालन की अंतिम मंजूरी दे दी है। यह समुद्री उद्योग में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन ईंधन सेल एक उप उत्पाद के रूप में केवल स्वच्छ पानी का उत्पादन करता है। इसे निर्माण के बाद 2021 में डिलीवर किया गया 82.4 मीटर लंबा FM हाइड्रा 300 यात्रियों 80 वाहनों को ले जा सकता है। 9 समुद्री मील की गति तक पहुंचने के लिए 200 किलोवाट ईंधन सेल, 2 440 किलोवाट जनरेटर और 2 शॉटल थ्रस्टर का उपयोग करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 संयुक्त, चलिए इसको हम लोग कल कवर करेंगे और कल हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे इस अंतर्राष्ट्रीय अर्धवार्षिकी को, क्योंकि ज़्यादा नहीं बचेगा। जितना भी टाइम लगेगा कल हम इसको कंप्लीट करके ही डे 12 में ख़त्म करेंगे, ठीक। और 83 और इसके बाद 84 पेज है, 84 पेज, ठीक है। तो इसको कल कवर कंप्लीट हो जाएगा ये डे 12 तक अंतर्राष्ट्रीय अर्धवार्षिकी। 5-6 दिन में आर्थिकी भी कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद जो भी बचेगा लगभग 20-25 दिन में डे 25 तक लगभग कंप्लीट कर डालेंगे। ओके, धन्यवाद। ठीक है, फिर इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और वहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में है, ठीक है। और फिर बाकी कल कवर कर देंगे इसको और ठीक है, फिर धन्यवाद।